हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करें कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के पार्ट सेकंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। आज हमारी 15वीं क्लास है। वे पार्ट सेकंड सस्य विज्ञान से आज हमारी पहली क्लास होगी कृषि मौसम विज्ञान। उससे पहले जानते हैं सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमस से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का अर्थ है भूमि तथा नोमोस का अर्थ है प्रबंधन, अर्थात एग्रोनॉमी का शाब्दिक अर्थ है भूमि का प्रबंधन। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन तथा कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हमें एग्रोनॉमी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन तथा कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हमें एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के जनक हैं पिएत्रो डे क्रेसेंजी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पिएत्रो डे क्रेसेंजी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1955 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कहाँ है? 1955 नई दिल्ली। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेसन, कृषि मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान या मीटेरोलॉजी, इसमें हम मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। मौसम या ये ग्रीक भाषा के शब्द मेट्रोस से बना है। अब बात करते हैं हम एग्रोमेट्रोलॉजी। ये था केवल मीटेरोलॉजी, यह है एग्रोमीटेरोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मौसम व जलवायु का कृषि के संबंध में अध्ययन करते हैं, उसे हम एग्रोमीटेरोलॉजी या कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मौसम और जलवायु का कृषि के संबंध में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। और कृषि मौसम विज्ञान या एग्रोमेट्रोलॉजी के जनक हैं L.A. रामदास। कौन है? L.A. रामदास। कृषि मेट्रोलॉजी के जनक हैं L.A. रामदास। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना सन 1950 में हुई। WMO की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। WMO 1950, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं IAMD, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई। भारतीय कृषि मौसम विभाग, जिसकी स्थापना कब हुई? नई दिल्ली में और 1932 में। नई दिल्ली 1932 IAMD। ठीक है। अगली बात करते हैं हम IMD, भारतीय मौसम विभाग। IMD भारतीय मौसम विभाग। यह था भारतीय कृषि मौसम विभाग, यह केवल भारतीय मौसम विभाग। IMD जिसकी स्थापना सबसे पहले सन 1875 में कोलकाता में हुई। इसके अलग अलग डेट पूछते हैं, आज हमने संपूर्ण डेट लेके आएंगे, सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं IMD भारतीय मौसम विभाग की स्थापना सबसे पहले 1875 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित हुआ। फर्स्ट कोलकाता में, और उसके बाद सेकेंड 1905 ईस्वी में इसे शिमला स्थानांतरित कर दिया गया, और थर्ड इसे 1928 में पुणे स्थानांतरित कर दिया, और लास्ट 1944 में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो भारतीय मौसम विभाग वर्तमान कहाँ स्थापित है? तो 1944 नई दिल्ली में। ठीक है। सबसे पहले 1875 कोलकाता, 1905 शिमला, 1928 पुणे और 1944 दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग के 6 अलग अलग जगह रीजनल सेंटर बनाए, जहाँ से ये मौसम के बारे में एरिया कवर करते हैं। तो IMD के कुल 6 रीजनल सेंटर हैं। कहाँ कहाँ हैं? चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी, नागपुर, कोलकाता, नई दिल्ली। चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी, नागपुर, कोलकाता और नई दिल्ली। IMD या भारतीय मौसम विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। किसके तहत कार्य करता है? तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका कार्य मौसम पूर्वानुमान,
वे भूकंप से जुड़ी जानकारी कौन देता है? तो भारतीय मौसम विभाग देता है। इसका कार्य मौसम का पूर्वानुमान लगाना, कितनी वर्षा होगी, सूखा का सबके बारे में जानकारी कौन देता है? तो IMD भारतीय मौसम विभाग देता है। ये थी मौसम विज्ञान संबंधित जानकारी। अब हम बात करते हैं मौसम क्या होता है। मौसम किसी स्थान की अल्पकालीन वातावरणीय दशाओं जैसे ताप है, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब आदि का सभी का योग क्या कहलाता है? मौसम। तथा किसी स्थान विशेष की समय विशेष वातावरणीय स्थिति। मौसम किसी छोटे से स्थान विशेष की समय विशेष वातावरण स्थिति ये समय के अनुसार बदलती रहती है। किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र की लंबे समय के लिए औसत मौसम दशाओं का समावेश क्या कहलाता है? जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसम दशाओं का समावेश लंबे कम समय के लिए जलवायु और अल्पकालीन समय के लिए मौसम। अगर बात करते हैं हम वायुमंडल ओटोस्फेयर, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 1600 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी औसत किलोमीटर कितने हैं? तो 1600 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। वायुमंडल ओटोस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर से घेरे विभिन्न गैसों तथा निर्मित वायु का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे विभिन्न गैसों द्वारा निर्मित वायु का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 1600 किलोमीटर। वायुमंडल को हम क्रम से 5 भागों में विभाजित करते हैं। कहीं जगह 4 भाग है, वो भी हम कैसे समझा देंगे। सबसे पहला भाग है सौरमंडल ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहला भाग है सौरमंडल ट्रोपोस्फेयर। इसकी औसत ऊंचाई ध्रुवों पर तो है 8 से 10 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर है 18 से 20 किलोमीटर। वापस देख लिए सौरमंडल ट्रोपोस्फेयर, इसकी औसत ऊंचाई ध्रुवों पर तो है 8 से 10 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर है 18 से 20 किलोमीटर। सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, चक्रवात, मेघ गर्जन इसी मंडल में होती है। तो आपसे पूछ लेते हैं कि वर्षा, चक्रवात, मेघ गर्जन आदि घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में होती है? तो होती है सौरमंडल में। किस में होती है? सौरमंडल में। इसकी औसत ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 और भूमध्य रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर। सौरमंडल, इसमें प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान का ह्रास होता है, जिसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। इसमें हम सौरमंडल में 165 किलोमीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का क्या होगा? तो ह्रास होगा, जिसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। अगला हमारा है सौरमंडल के बाद है समतापमंडल स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 18 से 50 किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर। इसकी निचली सतह पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल में भी कहाँ पाई जाती है? इसकी निचली सतह पर ओजोन परत 15 से वायुमंडल के 15 से 30 किलोमीटर के बीच कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीवों या मानव में जैसे त्वचा कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। कैसे करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है। वर्तमान में इसके लिए इसका क्षरण हो रहा है। वायुमंडल में CFC गैस इसका क्षरण का उत्तरदायी कारण है। CFC गैस AC, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर आदि में कौन सी गैस आती है? CFC, जो ओजोन परत का ह्रास का क्या है? मुख्य कारण है। अगला मंडल है मध्य मंडल मेसोस्फीयर। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। मध्य मंडल मेसोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 50 से 80 किलोमीटर। अगला है तापमंडल थर्मोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 80 से 500 किलोमीटर है। कितनी है? 80 से 500 किलोमीटर।
अगला है वायुमंडल, लास्ट मंडल है वायुमंडल, जिसे हमें एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 500 से 1600 किलोमीटर है। बायोस्फीयर को हम आयनमंडल भी कहते हैं। इसमें रेडियो तरंगों का लंबी दूरी की रेडियो तरंगों का क्या होता है, गमन होता है। किसमें होता है, वायुमंडल या आयनमंडल में। कहीं तापमंडल और वायुमंडल को आयनमंडल के रूप में एक ही कहा जाता है, इसलिए इसके भाग कभी 4 हो जाते हैं, लेकिन से इसके भाग कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। यह था वायुमंडल। अब हम वायुमंडल में विभिन्न गैसों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है, जैसे होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य तो ये 4 गैसें होती है। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ अन्य गैसें भी होती है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, जिनोन, क्रिप्टॉन आदि गैसें भी इसमें कुछ मात्रा में होती है। अब हमारा कन्फ्यूज रहता है मर्दा में गैसों की मात्रा और वायुमंडल में गैसों की मात्रा, इसलिए हम सम्मिलित रूप से 7 लाइन से सारा कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। तो नाइट्रोजन, सबसे पहली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78.08% और मर्दा में है 79.20%। वायुमंडल में है 78.08% और मर्दा में 79.20%। 78.08 79.20%। अगली है नंबर 2 पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में होती है 20.95%, जिसे हम 21% भी बोल देते हैं। कितनी है, 20.95% और मर्दा में 20.60%। नाइट्रोजन तो ज़्यादा है किसमें, मर्दा में। ऑक्सीजन ज़्यादा है वायुमंडल में, मर्दा में इसकी तुलना में थोड़ी कम है। अगली गैस है आर्गन। आर्गन वायुमंडल में उपस्थित है होती है 0.93%, लेकिन ये आर्गन मर्दा में क्या होती है, अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। अगली गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वायुमंडल में होती है 0.03%, 0.03% मतलब 300 ppm। कितनी होती है, 300 ppm। और इसमें मर्दा में CO2 की मात्रा होती है 0.25 से 0.30, लगभग 3000 ppm। इसकी 300 और इसकी 3000, तो कितने गुना हो गए, इसके 10 गुना हो गए। मर्दा में CO2 वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। इसकी 300 है, इसकी 3000 है, तो कितने गुना हो गए, 10 गुना। हेलो दोस्तों, हमने कृषि मौसम विज्ञान पार्ट में हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, मौसम में जलवायु और दूसरा वायुमंडल। तीसरा है हमारा हरित गृह प्रभाव, चौथा हम पढ़ेंगे मानसून, पांचवा पढ़ेंगे मौसम पूर्वानुमान, छठा पढ़ेंगे कृषि पंचांग, सातवां पढ़ेंगे मौसम में जलवायु के तत्वों का फसलों पर प्रभाव, जैसे सौर विकिरण, तापमान, वायु दाब, वर्षा आदि पॉइंट हम पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे हम कृषि जलवायु खंड। इससे अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम मौसम से संबंधित समोच्च रेखाएं। अगले पढ़ेंगे मौसम परीक्षण यंत्र। और इस संपूर्ण कृषि मौसम विज्ञान पार्ट का हम एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा पार्ट कुल 11 पॉइंटों में पूर्ण होगा। तो हम अब शुरू करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली लघु विकिरणों को पृथ्वी पर आने देती है, पर पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरणों को पृथ्वी पर अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनाए रखती है, जिससे हमारे पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। हरित गृह प्रभाव का कारक है जलवाष्प। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करने वाले सबसे प्रभावी कारक कौन सा है, तो वो है जलवाष्प। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभावी कारक कौन है, जलवाष्प। तो वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन हाउस गैसें तो सूर्य से आने वाले लघु विकिरणों को पृथ्वी पर आने देती है, परंतु वापस नहीं जाने देती है। तो गैसें कौन कौन सी है, तो गैसें CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव में 76% योगदान किसका है,
CO2, और CO2 की वृद्धि का कारण है वनों की कटाई। अगली गैस है मेथेन, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट का 16% योगदान मेथेन का है, और मेथेन सबसे ज़्यादा धान के खेत, कच्छ केरण आदि से उत्सर्जित होती है। अगली गैस है फ्लोरिनेटेड, जिसमें मुख्य है CFC, जो AC व रेफ्रिजरेटर से निकलती है। और अगली गैस हमारी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे कम प्रभावी कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो उद्योग व विनिर्माण से उत्सर्जित होती है। तो हरित प्रभाव गैसें कौन कौन सी गैसें हैं, CO2, मेथेन, फ्लोरिनेटेड और N2O। इसमें सबसे अधिक योगदान किसका है, CO2 का, सबसे कम किसका है, N2O का। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट क्लियर। अब हम अध्ययन करते हैं चौथे पॉइंट, मानसून। मानसून राजस्थान में सामान्य मानसून की तिथि 15 जून है। मानसून दो प्रकार का है, उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा अक्टूबर माह में, और भारत में केवल तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर व आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, तो तमिलनाडु, J&K, आंध्र प्रदेश। इसे पुनरावर्ती मानसून व चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा किस माह में होती है, तो अक्टूबर में। कहाँ होती है, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। इसे पुनरावर्ती मानसून व चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। दूसरा हमारे मानसून का प्रकार है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसका उद्गम हिंद महासागर से है। हिंद महासागर कहाँ है, तिब्बत के पठार में। इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम से होने के कारण इस मानसून का नाम भी क्या रखा गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून। यह मानसून 1 जून को भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है व 15 जुलाई तक संपूर्ण देश में इस दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो जाती है। तो सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो 1 जून को भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। भारत में 75% से अधिक वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी है, देश में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम राजस्थान से ज़्यादा है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों से। और यहाँ पश्चिमी राजस्थान से 15 सितंबर को मानसून की वापसी हो जाती है, और संपूर्ण देश में लगभग 15 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौट जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भी 2 शाखाओं में विभाजित है। पहली है अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं अरब सागरीय शाखा से। अरब सागरीय शाखा भारत में सर्वप्रथम प्रवेश केरल में करती है, और भारत में 80% वर्षा किससे होती है, अरब सागरीय मानसून से होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून होती है। और दक्षिणी पश्चिम मानसून से भी कौन सी शाखा से होती है, तो अरब सागरीय शाखा से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश बांसवाड़ा में होता है, किसका, अरब सागरीय मानसून शाखा का। और राजस्थान में ये केवल 10% वर्षा करती है। भारत में तो सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, अरब सागर से, लेकिन राजस्थान में मात्र 10% वर्षा ही अरब सागरीय शाखा से होती है, और 90% शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। इसका कारण पूछें तो अरावली पर्वतमाला, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समांतर अरब सागरीय मानसून निकल जाता है, जिससे राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। अगली है बंगाल की खाड़ी शाखा। इस शाखा से भारत में वर्षा मात्र 20% होती है, लेकिन राजस्थान में 90% वर्षा इसी शाखा से होती है। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो अरब सागर शाखा से 80%, और राजस्थान में अरब सागर शाखा से 10% वर्षा होती है, और 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी शाखा से, और भारत में अरब सागरीय शाखा से। अगला है पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवात से सर्दियों में वर्षा होती है, जिसे हम मावठ कहते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम विक्षोभ से चक्रवात की वर्षा होती है सर्दियों में, जिसे हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक फायदा चने के लिए होता है, चना और गेहूं के लिए ये बहुत ही फायदेमंद, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स। अगले है एल नीनो। इसके प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है और भारत में औसत वार्षिक वर्षा कम होती है, जिससे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो एल नीनो क्या है, इम्पोर्टेंट है एल नीनो, काफ़ी बार पूछा गया है एल नीनो। इसके प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और भारत में अधिकतम वर्षा भी दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाते, तो सूखा पड़ने की संभावना भी क्या बढ़ जाती है। ये था हमारा चौथा पॉइंट। और अगला पॉइंट शुरू करते हैं, पांचवा, मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान भी 3 प्रकार का होता है। अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान, ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होता है। पूर्व मौसम अनुमान से के उपयोग भी है, इसलिए पूर्वानुमान लगाते हैं। तो पहला अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान कुछ घंटों से 3 दिनों तक है, तो इसका उपयोग करते हैं कीटनाशक छिड़काव व सिंचाई निर्धारण कि वर्षा कब होगी। अगर कुछ घंटों से 3 दिन तक हो तो हम कीटनाशक का छिड़काव व सिंचाई कर सकते हैं या सिंचाई नहीं भी कर सकते हैं। अगला है मध्य अवधि 3 से 10 दिनों तक, ये कुछ घंटों से 3 दिन तक, जिसमें हम कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका निर्धारण करेंगे। सिंचाई करें या नहीं करें, इसका भी निर्धारण कर सकें। अगला है मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान, ये 3 से 10 दिनों तक, इसमें बुआई व कटाई का समय का निर्धारण होता है। किसका होता है, बुआई व कटाई के समय निर्धारण किसका होता है, 3 से 10 दिनों में, कि बुआई करें या नहीं करें, कटाई करें या नहीं, वर्षा कब होगी क्या होगी। तो इसमें कौन सा अनुमान काम करता है, तो मध्य अवधि पूर्वानुमान। अगला है दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान, ये 10 दिनों से एक ऋतु के, इस ऋतु में कितनी वर्षा होगी, कब वर्षा होगी। तो इसका उपयोग है फसल पद्धति अपनाने में व फसल चक्र निर्धारण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें यही है। अल्पावधि इसमें कुछ घंटों से 3 दिन और उपयोग है कीटनाशक छिड़काव व सिंचाई निर्धारण। अगला है मध्य मौसम पूर्वानुमान, ये 3 से 10 दिनों, इसका उपयोग है बुआई व कटाई के समय निर्धारण। और अगला है दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान, ये 10 दिनों से एक ऋतु के लिए होता है, इसका उपयोग है फसल पद्धति व फसल चक्र निर्धारण में। ये हमारा 5 नंबर पॉइंट पूरा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं कृषि पंचांग पर। कृषि पंचांग चंद्रमा की गति व स्थिति पर आधारित है। कृषि पंचांग किस पर आधारित है, चंद्रमा की गति व स्थिति पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की संपूर्ण जल राशि को अपनी ओर आकर्षित करता है, अतः पेड़ पौधों में उपस्थित जल भी इसे प्रभावित होता है। अपभू चंद्रमा पृथ्वी से अति दूर व उपभू चंद्रमा पृथ्वी से अति पास, इन दोनों ही स्थितियों में कोई कर्षण कार्य नहीं करें। जब अपभू और उपभू की दोनों स्थितियाँ होती है तो कोई भी कर्षण कार्य नहीं करना चाहिए। कृषि पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व बीजों की बुआई करने पर अंकुरण में वृद्धि व पौधे रोग मुक्त रहते हैं। पूर्णिमा से 48 घंटे पूर्व बुआई करने से फसल स्वस्थ रहती है। फसलों की कटाई अमावस्या पर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय नमी कम रहती है। फसलों की कटाई कब करनी चाहिए, तो अमावस्या करनी। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उस समय नमी कम रहती है। चंद्रमा के पक्षों में करने योग्य कर्षण कार्य, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में हम क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो बीजों की बुआई करनी चाहिए, दोबारा फुटान वाली फसलों की कटाई करें। दोबारा फुटान वाली जैसे रागी है, चारा वाली फसलें हैं, मेथी आदि। और कलम लगाना भी उत्तरायण में होना चाहिए, और फलों की तुड़ाई करना भी उत्तरायण में होता है। तो चंद्रमा के पक्षों को करने योग्य कर्षण कार्य उत्तरायण में बीजों की बुआई करें, दोबारा फुटान वाली फसलों की कटाई करें, कलम लगाएं और फलों की तुड़ाई करना। दक्षिणायन में कंपोस्ट तैयार करना व खेत में मिलाना।
और जुताई करना, निराई गुड़ाई करना और कटाई मुंडाई करना, ये सब कार्य इसमें होते हैं दक्षिणायन में। हमारे लेसन कृषि मौसम विज्ञान में हमने कुल 11 पॉइंटों में 6 पॉइंटों में अध्ययन कर लिया है। मौसम व जलवायु, वायुमंडल, हरित गृह प्रभाव, मानसून, मौसम पूर्वानुमान, कृषि पंचांग। और आज हमारा पॉइंट है मौसम व जलवायु के तत्वों का फसलों पर प्रभाव। मौसम व जलवायु के तत्वों का फसलों पर प्रभाव, उसमें हमारा पहला पॉइंट है सौर विकिरण। फसलों पर सौर विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसलों पर प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता व अवधि का प्रभाव पड़ता है। फसलों पर किस किस का प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता व प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। पहली बात करते हैं गुणवत्ता की। लाल रंग की प्रकाश की किरणें प्रकाश संश्लेषण व अंकुरण क्रिया को बढ़ाती है, जबकि हरी व नीली विकिरणें बीज अंकुरण में बाधा उत्पन्न करती है। लाल रंग की प्रकाश की किरणें प्रकाश संश्लेषण व अंकुरण क्रिया को बढ़ाती है, जबकि हरी व नीली विकिरण बीज अंकुरण में बाधा उत्पन्न करती है। हमारा दूसरा पॉइंट है तीव्रता। तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि 4 प्रकार की होती है। पहले होते हैं लघु दिवस प्रकाश पेशी, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में इसमें पुष्पन फलन में छोटे दिनों की लगभग 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डे प्लांट में कितने घंटों की आवश्यकता होती है? लगभग दिन में 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें आते हैं शॉर्ट डे प्लांट में उष्णकटिबंधीय खरीफ वर्ग की फसल आती है। धान, बाजरा, मक्का, मूंग, ज्वार, सोयाबीन आदि फसलें कौन सी है? शॉर्ट डे प्लांट से। शॉर्ट डे प्लांट कौन है? धान, बाजरा, मक्का, मूंग, ज्वार, ग्वार, सब खरीफ की फसलें क्या है? शॉर्ट डे प्लांट में आती है। अगली है दीर्घ दिवस प्रकाश पेशी, लॉन्ग डे प्लांट। बड़े दिनों लगभग 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। दीर्घ दिवस प्रकाश पेशी में कितनी आवश्यकता होती है? तो लगभग बड़े दिनों 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें शीत कटिबंधीय फसलें आती है। मुख्यतः रबी की फसलें आती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, आलू और चुकंदर। गेहूं, जौ, चना, आलू और चुकंदर कौन सी है? तो लॉन्ग डे प्लांट की फसल है। अगली है मध्यवर्ती प्रतिदीप्ति काल, मीडिएटर डे प्लांट। पुष्पन क्रिया हेतु निश्चित प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटा। इसमें आता है गन्ना। गन्ने को न्यूनतम 12 व अधिकतम 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु उपस्थित है, स्थित किया गया है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। वहाँ का तापमान कितना रहता है? तो वहाँ कितने 12 से 14 घंटे प्रकाश कहाँ है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसलिए गन्ना प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगला है दिवस निष्प्रभावी, न्यूट्रल डे प्लांट। पुष्पन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कपास, सूरजमुखी, भिंडी, बैंगन, टमाटर, खीरा, ककड़ी आदि सब्जी वर्गीय, इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सभी फसलें न्यूट्रल डे प्लांट दिवस निष्प्रभावी फसलें हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 के अपचयन के आधार पर पादपों के निम्न प्रकार। तो हम बात करते हैं पादपों प्रकार की। पादप प्रकार में पहला है C3 पादप, अगला है C4 पादप, अगला है क्रुसलेसी एसिड मेटाबॉलिक पादप, जिसे कैम पादप के नाम से जानते हैं। तो पहला है चक्कर। C3 पादप में कौन सा चक्र होता है? केल्विन चक्र। C3 केल्विन, ठीक है। C4 पादप में होता है हेचवे स्लेक चक्र। हेचवे स्लेक चक्र कौन से पादपों में होता है? तो C4 पादपों में। अगला है कैम चक्र।
केम चक्र किस में होता है? तो केम पादपों में होता है। क्रिस्टलेसी एसिड मेटाबॉलिक पादपों क्या क्या बोलते हैं? केम। और इसमें चक्कर भी कौन सा है? केम चक्कर। C3 में केल्विन, C4 में H वेसलेट और केम पादपों में केम चक्कर। बनने वाला प्रथम स्तरीय उत्पाद इसमें बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA और C4 पादपों बनता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड OAA और इसमें केम पादपों में होता है मैलिक एसिड। बनने वाला प्रथम स्तरीय उत्पाद C3 पादपों में होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, C4 पादपों में होता है एक्जेलोएसिटिक एसिड और इसमें होता है मैलिक एसिड। अगला है प्रकाश शोषण क्रिया। C3 पादपों में प्रकाश शोषण क्रिया अधिक होती है, C4 पादप में कम होती है और केम पादपों में नहीं होती है। C3 में अधिक, C4 में कम और इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। अगले उदाहरण, तो C3 पादप के उदाहरण है शीत व समशीतोष्ण पौधे, जिसमें गेहूं, जौ, राई, धान, सोयाबीन, ये सभी कौन से पादप आते हैं? C3 पादप। शीत व समशीतोष्ण सभी पौधे किस में आते हैं? तो C3 पादप होते हैं गेहूं, जौ, राई, दाना और सोयाबीन और आदि फसलें। अगला आते हैं C4 पादप। C4 पादप में शुष्क उष्णकटिबंधीय पौधे जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, चौलाई, खजूर आदि लगभग खरीफ वर्ग की फसलें किस में आती है? तो वो सभी C4 पादप वर्ग में आती है। अगली फसलें हैं अति शुष्क में जैसे कैक्टस, यूफोरियस, अनानास और ग्वारपाठा, ये सभी केम पादप की श्रेणी में आते हैं। केम पादपों के रंध्र दिन की बजाय रात में खुलते हैं। C3 पादप और C3 और C4 पादपों के रंध्र दिन में खुलते हैं, जबकि केम पादपों के रंध्र रात को खुलते हैं। तापमान का अगला हमारा पॉइंट है मौसम व जलवायु तत्वों पर प्रभाव। पहला है सौर विकिरण और दूसरा हमारा पॉइंट है तापमान का फसलों पर प्रभाव। फसलों के लिए प्रधान वर्धित तापमान, तो पहला है न्यूनतम तापमान जिसके नीचे पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए मिलने वाली आवश्यक ऊष्मा कम रहती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, तो उसके लिए शीतकालीन फसलों में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान और ग्रीष्मकालीन फसलों में 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और इष्टतम तापमान जैविक क्रियाओं की गति अधिकतम रहती है, तो इसमें शीतकालीन फसलों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए 30 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। अधिकतम तापमान जिसको पौधों की वृद्धि रुकना शुरू हो जाती है, तो शीतकालीन फसलों के लिए 30 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए 45 से 50 डिग्री तापमान। अब बात करते हैं इस चार्ट की। तो न्यूनतम तापमान जिसमें पौधों की जैविक क्रिया रुक जाती है, तो शीतकालीन में न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 0 से 5 डिग्री और ग्रीष्मकालीन में न्यूनतम तापमान होता है 15 से 18। और इष्टतम तापमान कितना है? तो शीतकालीन की पूछे तो 25 से 30 डिग्री और ग्रीष्मकालीन की है 30 से 38 डिग्री। अधिकतम तापमान शीतकालीन में 30 से 38 डिग्री और ग्रीष्मकालीन में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। इष्टतम तापमान पर जैविक क्रियाओं की गति अधिकतम रहती है, तो फसलें भी अच्छी रहती है। तो इष्टतम तापमान पर ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन की सक्रियता अधिक रहती है। इष्टतम तापमान पर ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की सक्रियता अधिक रहती है। व एब्सिक अम्ल की मात्रा की सक्रियता कम रहती है। एब्सिक अम्ल की सक्रियता क्या रहती है? कम रहती है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की सक्रियता अधिक रहती है। परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि दर बढ़ती है। इष्टतम तापमान पर पौधों की वृद्धि दर क्या है? बढ़ती है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के साथ जैविक क्रियाओं की गति दुगुनी हो जाती है, जिससे तापमान गुणांक, जिसे TQ-10 से दर्शाते हैं,
प्रति 10 डिग्री तापमान बढ़ने के साथ जैविक क्रियाओं की गति दुगुनी हो जाती है, जिसे तापमान गुणांक कहते हैं। हमारे 7वें पॉइंट मौसम व जलवायु के तत्वों का फसलों पर प्रभाव में हमारा दूसरा पॉइंट तापमान का फसलों का प्रभाव। टमाटर में लाइकोपीन बनने हेतु इष्टतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस है। टमाटर में लाइकोपीन बनने हेतु इष्टतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। आलू में अच्छे कण निर्माण हेतु 20 से 24 डिग्री सेल्सियस। गाजर में अच्छे रंग हेतु तापमान 15.5 से 21.6 डिग्री सेल्सियस। प्याज में कंद निर्माण हेतु तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। मिर्च में फल बनने के लिए तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। मूली में सर्वाधिक गंध, स्वाद व संरचना हेतु 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। गन्ना पका हेतु तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की बुआई व जमाव के लिए इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं में कल्ले फूटने हेतु इष्टतम तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की पैदावार के लिए 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। वापिस देखते हैं, टमाटर में लाइकोपीन बने हेतु 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। आलू में अच्छे कण निर्माण हेतु 20 से 24। गाजर में अच्छे रंग हेतु 15.5 से 21.6। प्याज में कण निर्माण हेतु 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। मिर्च में फल बनने के लिए तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। मूली में सर्वाधिक गंध, स्वाद व अच्छी संरचना के लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। गन्ना पकाव हेतु तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की बुआई व जमाव के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं में कल्ले फूटने या टिलेरिंग के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की पैदावार हेतु इष्टतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। तापमान ज्ञात करने की इकाइयाँ। सबसे पहले सेल्सियस। सेल्सियस में जमाव बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। उबाल बिंदु है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। जमाव बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस और उबाल बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में जमाव बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उबाल बिंदु है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन यह तापमान की निरपेक्ष या एब्सोल्यूट इकाई है। केल्विन तापमान की क्या है? निरपेक्ष इकाई है। इसमें जमाव बिंदु 273 डिग्री केल्विन है। कितना है? 273 डिग्री केल्विन है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट बराबर C बराबर 9/5 प्लस 32। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र क्या है? फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का सूत्र है सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र है केल्विन बराबर C प्लस 273। अब हम बात करते हैं तापमान ज्ञात करने के यंत्र के बारे में। अधिकतम तापमान या मैक्सिमम थर्मामीटर। इसमें कांच की ट्यूब में पारा या मरकरी भरी होती है। दिन में अधिकतम तापमान 2 बजे पर दोपहर 2 बजे मापा जाता है। तापमान ज्ञात करने का पहला यंत्र है अधिकतम तापमापी और मैक्सिमम थर्मामीटर। इसमें कांच की ट्यूब में पारा मरकरी भरी होती है। दिन में अधिकतम तापमान 2 बजे दोपहर 2 बजे 2 PM पर मापा जाता है। न्यूनतम तापमान रात के 4 AM पर मापा जाता है। इसकी कांच की ट्यूब में एल्कोहल भरा होता है। इसकी कांच की ट्यूब में पारा मरकरी भरी होती है और इसके एल्कोहल भरा होता है। इसका तापमान 2 बजे दोपहर 2 बजे होता है और इसका सुबह 4 बजे होता है। अगला है मृदा तापमापी। सॉइल थर्मामीटर। मरकरी से भरी कांच ट्यूब होती है।
ये भी किससे भरी होती है, तो मरकरी से भरी होती, कहाँ ट्यूब होती है, और ये मृदा तापमान नाप में क्या काम आती है। अगला है थर्मोकपल। मृदा तापमान ज्ञात करने में प्रयुक्त कौन सा यंत्र है, तो थर्मोकपल। थर्मोकपल भी मृदा तापमान में और मृदा तापमान भी मृदा तापमान में। अगला है इंफ्रारेड थर्मामीटर। पौधों की पत्तियों के बिना संपर्क तापमान मापता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर पौधों की पत्तियों के बिना संपर्क तापमान कौन मापता है, तो इंफ्रारेड थर्मामीटर मापता है। खरीफ फसलों का औसत तापमान 31 से 37 डिग्री सेल्सियस और रबी फसलों का औसत तापमान या इष्टतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं फसलों में तापमान से होने वाली क्षति। पहली है चिलिंग क्षति या चिलिंग इंजरी। जमाव बिंदु 0 से 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान से होने वाली क्षति। जमाव बिंदु से ऊपर तापमान से होने वाली क्षति क्या होती है, चिलिंग क्षति होती है। अगली है फ्रीजिंग क्षति या पाला पड़ना। जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान होने पर होने वाली क्षति कौन सी क्षति होती है, फ्रीजिंग क्षति। अब हम बात करते हैं कुछ सौर विकिरण के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य से विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है। तो सूर्य से विकिरण पृथ्वी पर किस रूप में आती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। सौर स्थिरांक। सूर्य से वायुमंडल में लगातार विकिरण आती है जिसका मान 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। सौर स्थिरांक। सूर्य से वायुमंडल में लगातार विकिरण आती है जिसका मान क्या होता है, तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। बर्फ का सर्वाधिक परावर्तन या एल्बिडो होता है। सबसे अधिक परावर्तन किसका होता है, बर्फ का होता है। कितना होता है, तो 75 से 95% परावर्तन बर्फ का होता है। अगला है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसे पीआर के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। सूर्य की किरणें जो प्रकाश संश्लेषण में काम आती है, इनका तरंगदैर्ध्य 0.4 से 0.74 यूरोस होता है। सूर्य किरणें जो प्रकाश संश्लेषण में काम आती है, वे इनका तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 0.4 से 0.74 होता है। यदि क्लास 7वां पॉइंट मौसम व जलवायु के तत्वों का फसलों पर प्रभाव में आज हमारा तीसरा पॉइंट है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता दो प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता क्या कहलाती है, तो निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। और निरपेक्ष आर्द्रता की मापन इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या घन मीटर या घन फीट होती है। अगली है सापेक्ष या अपेक्षित आर्द्रता। किसी निश्चित तापमान में वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के साथ अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान में वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के साथ अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है। अपेक्षित आर्द्रता का सूत्र वास्तविक वाष्प दाब बटा संतृप्त वाष्प दाब इंटू 100। चौथा पॉइंट है वायुमंडलीय दाब व वायु। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापते हैं और इसकी इकाई मिलीबार है। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापते हैं, तो बैरोमीटर से, और इसकी इकाई है मिलीबार। वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। सभी मौसमी घटनाएं आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात वायु दाब पर निर्भर करता है। सभी मौसमी घटनाएं किस पर निर्भर करती है, तो वायु दाब पर। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना, आंधी व तूफान का संकेत है। वायु दाब हम बैरोमीटर यंत्र से नापते हैं और इसका पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना क्या इसका किसके संकेत हैं, तो तेज आंधी व तूफान के संकेत हैं। अगले है पवनों के प्रतिकूल प्रभाव। पहले है लू। मई जून के महीने में
जो गर्म हवाएं पश्चिम दिशा की ओर बहती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो लू के नाम से। मई व जून महीने में गर्म हवाएं पश्चिम दिशा की ओर से बहती है उसे हमें लू कहते हैं। और इसका बचाव है वृक्षों पर चूने का लेप। और दूसरी है शीतलहर। दिसंबर जनवरी माह में उत्तर दिशा से बहने वाली ठंडी हवाएं शीतलहर कहलाती है। उत्तर दिशा से दिसंबर जनवरी माह में जो हवाएं बहती है उसे किस नाम से जानते हैं हम? तो शीतलहर के नाम से। अगला है पाला। धरातलीय तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। इससे वनस्पति पर उपस्थित ओस की सफेद कणों में बदल जाती है। धरातलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर वनस्पति पर उपस्थित ओस की बूंदें सफेद कणों में मतलब बर्फ में बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पाला कहते हैं। और पाला का बचाव है शाम के समय खेत में उत्तर पश्चिम किनारे पर धुआं करना। शाम के समय खेत के उत्तर पश्चिम किनारे पर धुआं करना। और दूसरा है उत्तर पश्चिम दिशा किनारे पर वायुरोधी वृक्ष लगाएं। तीसरा है संपूर्ण खेत में सिंचाई करें। चौथा है 0.1% या जिसे 1000 ppm कहते हैं गंधक के अम्लीय H2SO4 का छिड़काव करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बचाव है पाले का। शाम के समय खेत में उत्तर पश्चिम किनारे पर धुआं करें। दूसरा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर वायुरोधी वृक्ष लगाएं। तीसरा संपूर्ण खेत में सिंचाई करें। चौथा है 0.1% गंधक के अम्ल H2SO4 का छिड़काव करें। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1 बार बराबर 0.98 ATM बराबर 1013 मिलीबाइट बराबर 10⁶ डेंस प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तापमान में ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब में कमी आती है। तापमान में ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में क्या आती है? कमी। ये बढ़ेंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। अब अगला 5वां पॉइंट हमारा बादल व वर्षा। बादल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला बादल है तितरपंखी या पक्षाभिमेघ। ऊंचाई अधिक लगभग 6000 मीटर से 12000 मीटर तक कौन सा मेघ या बादल पाया जाता है? तो तितरपंखी या पक्षाभिमेघ। ये वर्षा नहीं करते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण ये क्या नहीं करते हैं? वर्षा नहीं करते हैं, क्योंकि संघनन की बूंदें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। दूसरी है कपासी या पुंज मेघ। इसकी गर्जन अधिक लेकिन वर्षा कम। तितरपंखी से वर्षा होती नहीं है और कपासी से गर्जन अधिक लेकिन वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। तीसरा है स्त्री मेघ निम्बोस्टेटस। वेरी इंपॉर्टेंट। स्त्री मेघ या निम्बोस्टेटस। इसकी ऊंचाई कम और लगातार वर्षा देने वाला बादल कौन सा है? तो वह है स्त्री मेघ निम्बोस्टेटस। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, लगातार वर्षा देने वाला बादल कौन है? तो निम्बोस्टेटस। अगला है क्यूमुलोनिम्बस। अगला कौन सा है? क्यूमुलोनिम्बस। भारी वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, बादलों का फटना, ये सभी किस बादल से होता है? तो क्यूमुलोनिम्बस से होता है। जलवाष्प संघनन के प्रकार। पहला है ओस ड्यू। जलवाष्प का रात्रि काल में शीतल हुए धरातल पर संघनन द्वारा संचित जल की बूंदें ओस कहलाती है। ओस या ड्यू क्या है? जलवाष्प का रात्रि काल में शीतल हुए धरातल पर संघनन द्वारा संचित जल की बूंदें ओस कहलाती हैं। दूसरा है कोहरा। धरातल के समीप जलवाष्प युक्त वायु ठंड के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों पर एकत्रित हो जाती है, जिसे दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है, जिसे हम कोहरा या फॉग कहते हैं। तीसरा है धुंध, कुआसा या मस्ट के नाम से जानता है। ऐसा कोहरा जिसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है। कोहरा का एक रूप है। कोहरा क्या है? इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है और धुंध और कुआसा की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है।
तीसरा है धूम कोहरा, नाम से प्रदर्शित हो रहा है धुएं का कोहरा। तो प्रदर्शित धुएं एवं कोहरा का मिश्रण जो शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं, धूम कोहरा। वातावरण में धुंध व कोहरे हेतु 75% नमी होना आवश्यक है। वातावरण में धुंध व कोहरे के लिए कितनी नमी आवश्यक है, तो वातावरण में 75% नमी की आवश्यकता होती है। अगली है फुहार। वर्षा के बूंदों का आकार 0.2 से 0.5 मिलीमीटर हो तो क्या कहलाती है, फुहार। फुहार की वर्षा का आकार कितना, वर्षा के बूंदों का आकार कितना होता है, तो 0.2 से 0.5। और वर्षा के बूंदों का आकार 0.5 से 4.0 mm होता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। बूंदों का आकार इसमें 0.2 से 0.5 और वर्षा में बूंदों का आकार 0.5 से 4.0 होता है। अगला हमारा पॉइंट है ओलावृष्टि। धरातल पर गिरने वाले हिमकंदुक या आइस बॉल जिसका व्यास 5 से 50 mm होता है। तो हिमकंदुक या आइस बॉल का व्यास कितना होता है, 5 से 50 mm। अगला पॉइंट है हमारा वर्षा के प्रकार। सबसे पहले वर्षा दिन, रेन डे। एक दिन 24 आवर में 2.5 mm से अधिक वर्षा वाला दिन वर्षा दिन कहलाता है। एक दिन में 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है तो वो क्या कहलाता है, तो वर्षा दिन कहलाता है। अगला है फसल वर्षा दिन, क्रॉप रेन डे। एक दिन में 5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उसे एक फसल वर्षा दिन कहते हैं। अगला पॉइंट है अम्लीय वर्षा। प्रदूषित वर्षा जिसके जल में सल्फर SO2 व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2 घुले हुए हो और उसका सामान्य pH मान 5.6 से कम हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, प्रदूषित वर्षा जिसके जल में सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड घुले हो और उसका pH मान कितना हो, 5.6 से कम हो। तो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। अगली है कृत्रिम वर्षा। गर्म बादलों से सामान्य नमक व सिल्वर क्लोराइड AgCl से कृत्रिम रूप से वर्षा करवाई जाती है। व ठंडे बादलों से ठोस CO2 या सिल्वर आयोडाइड AgI से कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है। गर्म बादलों से साधारण नमक NaCl व सिल्वर क्लोराइड से कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है। वे ठंडे बादलों से ठोस CO2 या सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम रूप से वर्षा करवाई जाती है। वर्षा की स्थिति व विवरण। अगला हमारा पॉइंट है वर्षा की स्थिति व विवरण। सबसे पहले हम बात करते हैं अलिनो। अलिनो दक्षिणी पश्चिम मानसून को कमजोर करते हैं जिससे वर्षा कम होती है व सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अलिनो क्या है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर करता है वे वर्षा कम होती है जिससे सूखा पड़ने की संभावना क्या है, बढ़ जाती है। अगली है लानिनो। ये दक्षिण पश्चिम मानसून को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं इसलिए वर्षा अधिक होती है। ये मानसून को कमजोर करते हैं और ये अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, इससे वर्षा कम होती है और इससे वर्षा अधिक होती है। विश्व में वार्षिक औसत वर्षा 1000 mm होती है। भारत में वार्षिक वर्षा 1194 mm लगभग 1200 mm होती है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा 575 mm या 57.5 सेमी होती है। विश्व में कितनी होती है, 1000 mm। भारत में होती है 1194 mm। राजस्थान में होती है 575 mm या 57.5 सेमी। संपूर्ण राजस्थान में होती है 575 mm वे पश्चिम राजस्थान में होती है 150 mm। विश्व व भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है। विश्व और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासिनराम मेघालय। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है। राजस्थान में कौन सा है, माउंट आबू सिरोही। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। अगला पॉइंट है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक भौतिक घटना है। समुद्र में भूमि से पानी वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण मापक यंत्र है पान इवेपोरीमीटर। अगला है वाष्प सर्जन।
वाष्प उत्सर्जन एक जैविक घटना है। वनस्पति से पानी वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। और वाष्प उत्सर्जन का मापक यंत्र है फोटोमीटर, इसका है पानी इवेपोरीमीटर, और वाष्प उत्सर्जन का है फोटोमीटर। अगला है वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन। ये एक जैव भौतिक घटना है। ये वनस्पति व भूमि दोनों से पानी वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। इसका मापक यंत्र है लाइसीमीटर या ईरोमीटर। वाष्पीकरण भौतिक घटना है, वाष्प उत्सर्जन जैविक घटना है, और वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन जैव भौतिकी घटना है। यह समुद्र में भूमि से पानी वाष्प में परिवर्तित होता है, और वाष्प उत्सर्जन में वनस्पति से पानी वाष्प होकर वायुमंडल में जाता है, और इससे वनस्पति व भूमि दोनों से पानी वाष्प होकर वायुमंडल में चला जाता है। इसका मापक है लाइसीमीटर या ईरोमीटर। वाष्प उत्सर्जन का है फोटोमीटर, और वाष्पीकरण का है पान इवेपोरीमीटर। अगला हमारा पॉइंट है जलवायु क्षेत्र। आईसीआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP के अंतर्गत भारत में कुल कृषि जलवायु खंड 131 है। योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु खंड 15 है, और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो NBSA व भूमि उपयोग योजना के अनुसार भारत में कृषि जलवायु खंड 20 है। तो ICR के अनुसार भारत में कृषि जलवायु खंड 131 है। योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु खंड 15 है, और राजस्थान अधिकांश 14वें खंड में पश्चिम शुष्क क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने जलवायु खंड है? तो 15, और राजस्थान इसमें अधिकांश राजस्थान का भाग 14वें खंड में पश्चिम शुष्क क्षेत्र में आता है। और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो व भूमि उपयोग योजना के अनुसार भारत में 20 जलवायु खंड है। ICR के अनुसार राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड 10 हैं। अगला हमारा 8वां पॉइंट है कृषि जलवायु खंड। राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? तो 10। राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? 10। और 10 में पहला है, फर्स्ट है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, और इसका परीक्षण केंद्र है रामपुरा जोधपुर, और इसमें जिले आते हैं बाड़मेर, जोधपुर व पश्चिमी चूरू। इसकी मृदा है मरुस्थलीय बलुई मृदा। इसकी जलवायु है शुष्क से अर्धशुष्क, वर्षा 100 से 300 mm, और इसकी मुख्य फसलें हैं मोट, बाजरा, गंवार, आंवला, लहसुआ और अनार। और दूसरा है हमारा फर्स्ट बी, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश। कौन सा है? सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश। इसमें जिले आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, और इसमें परीक्षण केंद्र है श्री करणपुर व हनुमानगढ़। इसके परीक्षण केंद्र कितने हैं? 2 है। एक है श्री करणपुर गंगानगर में व हनुमानगढ़ में। और इसकी मृदा है जलोढ़ दोमट मृदा। इसकी जलवायु है अर्धशुष्क, वर्षा है 100 से 300 mm, और इसकी मुख्य फसलें हैं नरमा, सरसों, गेहूं, कीनो, माल्टा आदि। तीसरा है हमारा फर्स्ट सी, अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश। कौन सा? अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और ये सबसे बड़ा क्लाइमेटिक जोन है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो फर्स्ट सी। इसमें जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर व चूरू, और इसका परीक्षण केंद्र है लूणकरणसर बीकानेर में। इसकी मृदा है मरुस्थलीय रेतीली मृदा। जलवायु है शुष्क से अर्धशुष्क, और इसमें वर्षा होती है 100 से 300 mm, और इसकी मुख्य फसलें हैं मोठ, चना, मूंगफली, गवार, खजूर, बेर। तो हमने पहले फर्स्ट है शुष्क मैदानी प्रदेश, और रामपुरा जोधपुर में इसका परीक्षण केंद्र है। जिले आते हैं बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिम चूरू, वर्षा 100 से 300 mm, मरुस्थलीय मृदा, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु, मोट, बाजरा, गंवार, आंवला, लेसुआ। ये फर्स्ट है। और दूसरा है ऊपर फर्स्ट बी जलोढ़ दोमट मृदा,
और इसका नाम है सिंचित। उत्तरी पश्चिम मैदानी प्रदेश जिले आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़। परीक्षण केंद्र है श्री करणपुर वे हनुमानगढ़। और इसमें प्रश्न आती है सरसों, नरमा सरसों, गेहूं, किनो और माल्टा। अब हमारे आए 4 नंबर सेकंड ए शुष्क अंतःस्थलीय जलवितरण मैदानी प्रदेश। शुष्क अंतःस्थलीय जलवितरण मैदानी प्रदेश, इसमें जिले आते हैं सीकर, झुंझुनू, नागौर और दक्षिणी चूरू। चूरू का पश्चिमी हिस्सा आता है फर्स्ट सी में और दक्षिणी हिस्सा आता है सेकंड ए में। इसका परीक्षण केंद्र है अबूसर, झुंझुनू में। इसमें मृदा है बलुई दोमट और इसकी जलवायु है अर्धशुष्क और वर्षा होती है 300 से 500 mm। और इसकी मुख्य फसलें हैं चौला, मोठ, गंवार, बेर, तरबूज और नींबू। सेकंड है शुष्क अंतःस्थलीय जलवितरण मैदानी प्रदेश, जिले आते हैं सीकर, झुंझुनू, नागौर और दक्षिणी चूरू। और इसका परीक्षण केंद्र है अबूसर, झुंझुनू। और मृदा है बलुई दोमट मृदा, जलवायु अर्धशुष्क, वर्षा 300 से 500 mm। और फसलें हैं चौला, मोठ, गंवार, बेर, तरबूज और नींबू। अगला हमारा सेकंड बी लूणी नदी का अंतर्वर्ती अंत्य मैदानी प्रदेश। लूणी नदी का अंतर्वर्ती अंत्य मैदानी प्रदेश और इसका नाम है, इसका परीक्षण केंद्र है सुमेरपुर पाली में। इसमें जिले आते हैं सिरोही, पाली और जालोर। और इसकी मृदा है सिरोजा मृदा, जलवायु है अर्धशुष्क, 300 से 500 mm वर्षा होती है। और मुख्य फसलें हैं बाजरा, जीरा, तिल, सूरजमुखी, इसबगोल और मेहंदी। सेकंड हुई लूणी नदी का अंतर्वर्ती अंत्य मैदानी प्रदेश और इसमें जिले आते हैं सिरोही, पाली और जालोर। इसका परीक्षण केंद्र है सुमेरपुर पाली और मृदा है सिरोजा मृदा और जलवायु है अर्धशुष्क और वर्षा होती है 300 से 500 mm। और मुख्य फसलें हैं बाजरा, जीरा, तिल, सूरजमुखी, इसबगोल और मेहंदी। अगला है हमारा थर्ड ए अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें इसका परीक्षण केंद्र है तबीजी अजमेर में। और इसमें जिले आते हैं जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। अजमेर, जयपुर, टोंक व दौसा। इसकी मृदा है भूरी जलोढ़ मृदा, जलवायु है अर्धशुष्क और वर्षा होती है 500 से 650। और इसकी मुख्य फसलें हैं आंवला, बेर, जौ, मटर और टमाटर। आंवला, बेर, जौ, मटर और टमाटर। और अगला है थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यह था अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश और यह है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका परीक्षण केंद्र है मलिकपुर, भरतपुर। मलिकपुर, भरतपुर। और इसमें जिले आते हैं भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व सवाईमाधोपुर। इसमें मृदा है चूनायुक्त जलोढ़ मृदा, वर्षा होती है 500 से 600 mm। और इसकी मुख्य फसलें हैं अरहर, गेहूं, सरसों, अमरूद और पपीता। नरमा सरसों कहाँ है तो ये है फर्स्ट बी गंगानगर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और सरसों है तो वो थर्ड बी में बाढ़ संभाव्य पूर्व प्रदेश और सबसे ज़्यादा होती है भरतपुर में। तो फसलें कौन सी हो गई अरहर, गेहूं, सरसों, अमरूद और पपीता। अगला है हमारा 4A अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश और इसका परीक्षण केंद्र है चित्तौड़गढ़। जिले आते हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। सिरोही का कुछ भाग इसमें भी आता है सेकेंड बी में और फोर्थ ए में भी सिरोही का दक्षिणी हिस्सा आता है। तो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश और जिले आते हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। और मुख्य फसलें मक्का, चीकू, सीताफल, अफीम। और इसकी मृदा है पुरानी जलोढ़ मृदा, जलवायु है अर्ध आर्द्र, वर्षा है 500 से 800 mm। अगला है फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। सबसे बड़ा है फर्स्ट सी अतिशुष्क अल्प सिंचित मैदानी प्रदेश और सबसे छोटा है फोर्थ बी
आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। इसमें जिले आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और दक्षिणी उदयपुर। कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और दक्षिणी उदयपुर। इसकी मृदा है लाल लोमी मृदा और जलवायु है आर्द्र, वर्षा होती है 500 से 1000 mm और फसल मुख्य फसलें मक्का, कपास, गेहूं, आम और केला। मक्का, कपास, गेहूं, आम और केला। अगला है हमारा और अंतिम लास्ट 5 कृषि जलवायु खंड नंबर 5 और संख्या नंबर 10। नाम है आर्द्र मैदानी प्रदेश और इसका प्रेक्षण केंद्र है छतपुरा बूंदी। कौन सा? छतपुरा बूंदी। कौन सा पूरा? छतपुरा बूंदी। जिले आते हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। मृदा है काली कपासी मृदा। जलवायु है आर्द्र और वर्षा होती है 650 से 1050 mm। मुख्य फसलें हैं कपास, सोयाबीन, लहसुन, धनिया, संतरा और चीकू। अब हम एक बार इसके बारे में वापिस, सबसे पहले ऊपर तो उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश। इसमें जिले आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और फर्स्ट बी। इसके नीचे आता है फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और फर्स्ट ए। फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और फर्स्ट ए। और सबसे बड़ा अति ये तो सिंचित है, ये है अल्प सिंचित और इससे नीचे आता है शुष्क मैदानी प्रदेश। और इसके बाद बीच में आते हैं 4A सेकंड है शुष्क अंतरस्थलीय जलस्तर मैदान, शिखर, झुंझुनू, नागौर। और उसके बाद ये आता है लूणी मैदानी क्षेत्र जो है सेकंड बी में। उसके बाद ये अजमेर, जयपुर, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। और फिर थर्ड बी में आता है बाढ़ संभावित पूर्व मैदानी प्रदेश, ये भरतपुर वाला क्षेत्र। और फिर आता है 8वां फोर्थ है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और नंबर 9 आता है फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये अर्ध आर्द्र, ये आर्द्र दक्षिणी मैदान। और ये है 5वां भाग और 10वां आर्द्र मैदानी प्रदेश। ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र भाग कृषि जलवायु खंड भाग 5 में आता है। ये तो था हमारे मैप से हमने राजस्थान में कुल 10 कृषि जलवायु खंड देखे। अब हम नोट्स पैटर्न में भी अध्ययन करेंगे और इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है वो हम अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है तो फर्स्ट सी। कौन सा है? फर्स्ट सी। और सबसे छोटा जलवायु खंड है फोर्थ बी। राजस्थान में कृषि जलवायु खंड में स्थित कृषि संस्थान फर्स्ट ए में काजरी, जिसकी स्थापना 1959 जोधपुर में हुई। दूसरी आपरी, जिसकी स्थापना 1985 जोधपुर में हुई। काजरी की स्थापना 1959 जोधपुर और आपरी की स्थापना 1985 जोधपुर। ये दोनों ही कृषि जलवायु खंड फर्स्ट ए के अंदर आते हैं। अगला है फर्स्ट सी। फर्स्ट सी में CIH, जिसकी स्थापना 1993 को बीकानेर में हुई। और दूसरा संस्थान है NRCC, जिसकी स्थापना 1984 में जोड़बीड़ बीकानेर में हुई। अगली SKRU यूनिवर्सिटी बीकानेर की स्थापना 1962 को हुई। ये खंड तीनों ही सी में आ रहा है। CIH, NRCC व SKRU ये तीनों ही कृषि जलवायु खंड फर्स्ट सी के अंदर आते हैं। थर्ड है सेकंड है, इसमें फर्स्ट KV के कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में ये कृषि जलवायु खंड सेकंड ए के अंदर आता है। और अगला है थर्ड ए, जिसमें CSWRI, जिसकी स्थापना 1962 को अविकानगर टोंक में हुई। और अगला संस्थान है NRSS, जिसकी स्थापना डमाड़ा तबीजी अजमेर में हुई। ये दोनों ही कृषि जलवायु खंड थर्ड ए में आता है। और थर्ड कृषि जलवायु खंड थर्ड ए में आता है NIM जयपुर, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। अगली SKNU यूनिवर्सिटी जोबनेट जयपुर, जिसकी स्थापना 2013 में हुई। और SKNC श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना सन 1947 को हुई। ये सभी थर्ड ए में आते हैं। क्या क्या आते हैं? CSWRI, NRSS, NIM, SKNU,
SKNC, ये सभी संस्थान किस में आते हैं? तो कृषि जलवायु खंड थर्ड ए के अंदर आते हैं। अगला है थर्ड बी, इसके अंदर डायरेक्टरेट ऑफ रैपिड एंड मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट भरतपुर, जिसकी स्थापना 1993 में हुई और इसका DRMA नाम सन 2009 में दिया गया। तो ये खंड DRMA किस में आता है? तो कृषि जलवायु खंड थर्ड बी के अंदर आता है। अगला है फोर्थ है, इसमें MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, जिसकी स्थापना 1999 में हुई, वो कृषि जलवायु खंड 4A में आता है या 4A में आता है। अगला है कृषि जलवायु खंड 5 में उद्यानिकी एवं वानिकी कॉलेज, जिसकी स्थापना 1904 में हुई, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, जिसकी स्थापना 1913 में हुई। ये दोनों ही कृषि जलवायु खंड 5 में आते हैं। ये हमने अध्ययन किया राजस्थान में कृषि जलवायु खंड मैप के आधार पर। अब हम अध्ययन करेंगे नोट से। पहला है, फर्स्ट है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, जिसका क्षेत्र है 4.74 मिलियन हेक्टेयर, और इसका ATC केंद्र है रामपुरा जोधपुर, और इसमें जिले आते हैं बाड़मेर, जोधपुर एवं पश्चिम चूरू। इसमें मृदा है मरुस्थलीय बलुई मृदा, और इसकी जलवायु है शुष्क से अर्धशुष्क। वर्षा होती है 100 से 300 mm। वे फसलें वे मुख्य बागवानी, तो इसमें मोट, गंवार, बाजरा, आंवला, लेसुआ व अनार आते हैं। दूसरा है फर्स्ट बी, सिंचित उत्तरी पश्चिम मैदानी क्षेत्र, इसमें क्षेत्र आता है 2.10 मिलियन हेक्टेयर। इसका ATC के अंदर है श्री करणपुर एवं हनुमानगढ़, और इसमें जिले आते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। मृदा है जलोढ़ दोमट मृदा, और जलवायु है अर्धशुष्क। वर्षा होती है 100 से 300 mm, और इसमें फसलें आती है नरमा, सरसों, गेहूँ, किन्नौ और माल्टा। अगला है तीसरा है फर्स्ट सी, अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी, इसमें क्षेत्र है 7.70 मिलियन हेक्टेयर, सबसे बड़ा खंड है। इसमें प्रशिक्षण केंद्र है लूणकरणसर, बीकानेर, और इसमें जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और चूरू की 4 तहसील आती है सरदारशहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ और डूंगरगढ़। और इसमें मृदा है मरुस्थलीय रेतीली मृदा, और जलवायु है शुष्क से अर्धशुष्क। वर्षा 100 से 300 mm, और फसलें मोठ, चना, मूंगफली, गवार, अनार, खजूर, बेर। चौथा है सेकंड है शुष्क अंतःस्थलीय जलोत्सरण का मैदान, इसका क्षेत्र है 3.69 मिलियन हेक्टेयर, और इसका प्रशिक्षण केंद्र है आबूसर, झुंझुनू, और इसमें जिले आते हैं सीकर, झुंझुनू व पूर्वी चूरू व नागौर। इसकी मृदा है बलुई दोमट, और जलवायु है अर्धशुष्क। वर्षा होती है 300 से 500 mm, और फसलें होती है चंवला, मोठ, बाजरा, गंवार, तरबूज, बेर और नींबू। अगला है पांचवा है सेकंड बी, लूनी नदी के अंतर्वर्ती अंत्य मैदान, इसमें क्षेत्र आता है 3 मिलियन हेक्टेयर, और इसका प्रशिक्षण केंद्र है सुमेरपुर, पाली। जिले आते हैं सिरोही, पाली, जालोर और पूर्वी जोधपुर। मृदा है सिरोजम, जलवायु अर्धशुष्क 300 से 500 mm, और फसलें होती है बाजरा, जीरा, तिल, सोनामुखी, इसबगोल और मेहंदी। छठा है थर्ड है अर्धशुष्क पूर्व मैदान, क्षेत्र आता है 2.96 मिलियन हेक्टेयर, और इसका प्रशिक्षण केंद्र है तबीज, अजमेर, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, ये 4 जिले इसमें आते हैं। मृदा है भूरी जलोढ़, जलवायु है अर्धशुष्क। वर्षा होती है 500 से 650 mm, और फसलें हैं आंवला, बेर, जौ, मटर और टमाटर। अगला है थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, क्षेत्र आता है 2.77 मिलियन हेक्टेयर, और प्रशिक्षण केंद्र है मलिकपुर, भरतपुर। जिले आते हैं भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सोई माधापुर, और मृदा है चूना युक्त जलोढ़ मृदा, और जलवायु अर्धशुष्क 500 से 650 mm, और फसलें आती है अरहर, गेहूँ, सरसों, अमरूद और पपीता। आठवां है 4 है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, क्षेत्र आता है 3.36 मिलियन हेक्टेयर, और इसका प्रशिक्षण केंद्र है चित्तौड़गढ़। जिले आते हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। मृदा है पुरानी जलोढ़, और जलवायु है अर्ध आर्द्र। वर्षा होती है 500 से 800 mm, और फसल होती है मक्का, जवार, चीकू, सीताफल, अफीम। अगला है फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी मैदान,
ये सबसे छोटा जलवायु खंड है। सबसे बड़ा है फर्स्ट सी और सबसे छोटा है फोर्थ बी। इसमें एटीसी या प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत नहीं है और इसमें जिले आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर। ये चित्तौड़गढ़ एटीसी के अंदर ही आता है। और इसकी मृदा है लाल लोमी मृदा और आर्द्र जलवायु आर्द्र 500 से 1000 mm और मक्का, कपास, गेहूँ, आम, केला आदि फसलें बोई जाती हैं। 10वां है और 5वां जलवायु खंड है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी, जिसमें क्षेत्र है 2.7 मिलियन हेक्टेयर और इसका एटीसी केंद्र है छकपुरा बूंदी। मृदा है काली कपासी मृदा और जलवायु है आर्द्र। वर्षा होती है 650 से 1500 mm और फसल होती है कपास, सोयाबीन, लहसुन, धनिया, संतरा और चीकू। ये थे राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंड। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा जलवायु खंड है फर्स्ट सी व सबसे छोटा जलवायु खंड है फोर्थ बी। भारत को योजना आयोग के अनुसार कुल 15 शस्य जलवायु खंडों में एग्रो क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है। राजस्थान का अधिकांश भाग 14वें खंड में स्थित है। इसका नाम पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है। इसमें मुख्य फसलें सरसों, चना, बाजरा व गेहूँ है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र भारत के 8वें शस्य जलवायु खंड में स्थित है, जिसका नाम है मध्य पठारी पर्वतीय क्षेत्र। हमारे राजस्थान का हाड़ौती पठारी क्षेत्र भारत के 8वें शस्य जलवायु खंड में मध्य पठारी पर्वतीय क्षेत्र में आता है। राज्य का सबसे बड़ा शस्य जलवायु फर्स्ट सी है, वे जिसे अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी भाग कहते हैं। और सबसे छोटा जलवायु खंड फोर्थ भी है, आर्द्र दक्षिणी भाग, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का भाग आता है। तथा सबसे आर्द्र जलवायु खंड 5 है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ ये जिले आते हैं। प्रथम कृषि जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट है, जिसमें जिले आते हैं जोधपुर, बाड़मेर। इसकी अन्य विशेषताएं व संस्थान काजरी, जिसकी स्थापना 1959 में हुई, आपरी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडौर, जिसकी स्थापना 2013 में हुई। सर्वाधिक ऊन उत्पादन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, सर्वाधिक ऊन उत्पादन इसी खंड से होता है फर्स्ट ए से। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। टिड्डा दल चेतावनी संगठन LWO का मुख्यालय। जीरा एक्सपोर्ट जोन, वर्मूल डेयरी, सबसे बड़ी मांस मंडी, अखिल भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र आदि जोधपुर में स्थित है। क्या क्या है तो काजरी, जिसकी स्थापना 1959, आफरी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडौर। सर्वाधिक ऊन उत्पादन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। टिड्डा दल चेतावनी संगठन का मुख्यालय। जीरा एक्सपोर्ट जोन, वर्मूल डेयरी, सबसे बड़ी मांस मंडी, अखिल भारतीय बाजरा अनुसंधान आदि सभी कहाँ हैं जोधपुर में। दूसरे में सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट बी, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये खंड अन्न का कटोरा, फूड बाउल कहलाता है। सबसे ज़्यादा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, सर्वाधिक फसल सघनता का एवं सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल इसी खंड का है। राजकीय कृषि यंत्र फार्म जैतसर, गंगानगर। एशिया का सबसे बड़ा राजकीय कृषि फार्म सूरतगढ़, गंगानगर। और ARS गंगानगर, चन्ना व गवार। अगला है तीसरा अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट सी। इसमें जैसलमेर, बीकानेर व चूरू। इसमें खजूर उत्कृष्टता केंद्र सागर भोज का जैसलमेर। थारपारकर गाय प्रजनन केंद्र चांदन जैसलमेर। राष्ट्रीय चारा उत्पादन फार्म सेवन घास, मोहनगढ़, जैसलमेर। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय RAU 1987 में बीकानेर में स्थापित हुआ। RU का नाम SKRU 2009 में किया गया। केंद्रीय शुष्क उद्यानिक संस्थान CIH बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। उर्मूल डेयरी बीकानेर में है। NRC फॉर कैमल बीकानेर में स्थापित है। जोड़बीड बीकानेर में NRC फॉर कैमल स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय परिसर बीचवाल बीकानेर है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान तो बीकानगर टोंक में और इसका पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर बीचवाल बीकानेर में है।
चौथा है अंतरस्तरीय जलोत्सर्जन का मैदान, सेकंड है राजस्थान का प्रथम केवीके फतेहपुर सीकर 1976 में स्थापित किया गया। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में है और भेड़ प्रजनन उप केंद्र बांखड़िया नागौर में है। प्रजनन केंद्र तो फतेहपुर सीकर में और उप केंद्र बांखड़िया नागौर में है। लूणी नदी का अंतर्वर्ती जलोत्सर्जन क्षेत्र सेकेंड बी, काजरी का प्रथम केवीके सुमेरपुर पाली में है और राजस्थान का प्रथम केवीके फतेहपुर सीकर में है और काजरी का प्रथम केवीके सुमेरपुर पाली में है। अगला है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें अजमेर, दौसा, जयपुर और टोंक आते हैं। कृषि निदेशालय पंत कृषि भवन जयपुर, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान RARA जिसकी स्थापना 2013 दुर्गापुर जयपुर में हुई। तो RARA कहाँ है? तो दुर्गापुर जयपुर में है। CCSNIAM नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ है? जयपुर में, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। NIAM की स्थापना कब हुई? 1988 में। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय SKNCOA जोबनेर जयपुर में है। श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो जोबनेर जयपुर, जिसकी स्थापना 1947 को हुई। IHITC अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं ट्रेनिंग केंद्र दुर्गापुर जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं ट्रेनिंग केंद्र दुर्गापुर जयपुर में है। NRC सीड स्पाइसेज मेथी, धनिया, जीरा, अजवाइन आदि का NRC संस्थान कहाँ है? तो तबीजी अजमेर में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI अविकानगर टोंक में है। केंद्रीय पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में है। राजस्थान सहकारिता शिक्षा प्रबंधन संस्थान जालाना जयपुर में है। राजस्थान सहकारिता शिक्षा प्रबंधन संस्थान जालाना जयपुर में है। राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडौली जयपुर में। राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडौली जयपुर में। विदेशी जर्सी गाय प्रजनन केंद्र व मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर में है। अगला सातवां है बाढ़ संभाव्य पूर्व मैदानी क्षेत्र थर्ड बी, इसमें 5 जिले ABCDS सरसों अनुसंधान निदेशालय DRMR सेवर भरतपुर 2009, यहाँ से NRCHB 506 प्रथम संकर सरसों किस्म निकाली गई। NRCHB 506 प्रथम संकर सरसों किस्म कहाँ से निकाली गई? तो DRMR सेवर भरतपुर से। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर सवाई माधोपुर में है। अर्ध आदर दक्षिणी मैदान एवं अरावली पहाड़ियाँ फोर्थ ए। राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, स्थापना 1999 उदयपुर में हुई। राजस्थान कृषि विद्यालय RCA उदयपुर में स्थित है। CTAE एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय उदयपुर में है। CDFST मत्स्य विद्यालय, होम साइंस महाविद्यालय सभी उदयपुर में है। 9वां है आदर दक्षिणी क्षेत्र ARS बांसवाड़ा, माई धवन, माई कंचन मक्का की किस्में और माई सुगंधा धान की किस्में यहाँ से ARS से निकाली गई है। पूर्ण जैविक खेती वाला जिला घोषित है डूंगरपुर। दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र भाग 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा 2013। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री संतरा उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान का नागपुर झालावाड़। राजस्थान में केला उत्पादन की संभावना झालावाड़। सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र नानता कोटा। मुख्यमंत्री जल स्वावन प्रोजेक्ट MJSA का शुभारंभ झालावाड़ में जनवरी 2016 में हुआ था। यह हमारा कृषि मौसम विज्ञान पाठ का आज 8वां पॉइंट क्लियर हो गया है और 9वां पॉइंट है मौसम संबंधी समोच्च रेखाएं। 10 है मौसम से संबंधित परीक्षण यंत्र और 11वां पॉइंट है हमारा 9वां पॉइंट है मौसम संबंधी समोच्च रेखाएं। पहली है आइसोबार, समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आभासी रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार। अगली है आइसोहाइट, समान वर्षा की मात्रा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आभासी रेखा।
तीसरी है आइसोटेक, समान वायु गति वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली आभासी रेखा आइसोटेक कहलाती है। अगली है आइसोथर्म, समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आभासी रेखा आइसोथर्म कहलाती है। अगली है आइसोबोत, जल स्रोत या जल स्तर से सतह पर समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आभासी रेखा आइसोबात कहलाती है। जल स्तर से सतह पर समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आभासी रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोबात कहलाती है। अगली है आइसोनेप, समान बादल आच्छादन को जोड़ने वाली आभासी रेखा आइसोनेप कहलाती है। अगली है आइसोफेन, पौधों में पशुओं में निश्चित वृद्धि अवस्था प्रकट करने की समान तिथि को जोड़ने वाली आभासी रेखा आइसोफेन कहलाती है। आइसोफेन पौधे व पशुओं में निश्चित वृद्धि अवस्था प्रकट होने की समान तिथि वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आभासी रेखा आइसोफेन कहलाती है। अगली है आइसोकंटूर, समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आभासी रेखा आइसोकंटूर कहलाती है। समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आभासी रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोकंटूर। अगली है आइसोहेल्स, समान घंटों में सूर्य की रोशनी वाले स्थानों को आपस में जोड़ने वाली आभासी रेखा आइसोहेल्स कहलाती है। समान घंटों में सूर्य की रोशनी वाले स्थान को आपस में जोड़ने वाली आभासी रेखा आइसोहेल्स कहलाती है। अगली है आइसोहेलाइन, समान लवणता वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आभासी रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। यह थी मौसम संबंधी समोच्च रेखाएं। कृषि मौसम विज्ञान लेसन में हमारा 11वां पॉइंट है मौसम परीक्षण यंत्र। पहला यंत्र है रेन गेज, वर्षा मापक यंत्र। वर्षा मापक यंत्र क्या कहलाता है? रेन गेज। अगला है क्वांटम सेंसर, प्रकाश संश्लेषण के प्रति सक्रिय विकिरण को मापने वाला यंत्र है क्वांटम सेंसर। अगला है विंड वैन या वायु दिक् सूचक, हवा की दिशा मापने में कौन सा यंत्र काम आता है? तो विंड वैन या वायु दिक् सूचक यंत्र। अगला है एनीमोमीटर या वायु वेग मापी, हवा की गति मापने में वेग किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मापक यंत्र है एनीमोमीटर। अगला है मैक्सिमम थर्मामीटर, जिसमें कांच ट्यूब में पारा भरा होता है, इनका अधिकतम तापमान 2 pm पर मापते हैं। अगला है मिनिमम थर्मामीटर, जिसके कांच ट्यूब में एल्कोहल भरा होता है और उसे न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे मापने हेतु मिनिमम थर्मामीटर काम में लिया जाता है। अगला है हेयर हाइग्रोमीटर, कक्ष में अपेक्षित आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हेयर हाइग्रोमीटर। अगला है शुष्क बल्ब थर्मामीटर, वायु का तापमान मापने वाला यंत्र है शुष्क बल्ब थर्मामीटर। अगला है आर्द्र बल्ब थर्मामीटर, संतृप्त वायु का तापमान नापने वाला यंत्र है आर्द्र बल्ब थर्मामीटर। अगला है एनेरॉइड बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है एनेरॉइड बैरोमीटर। अगला है इंफ्रारेड थर्मामीटर, पादप सतह का तापमान मापता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। अगला है पाइरेजियोमीटर, दीर्घ तरंग विकिरण मापने का यंत्र है पाइरेजियोमीटर। अगला है शेडिंग पाइरेनोमीटर, विस्तृत सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो शेडिंग पाइरेनोमीटर। अगला है नेड रेडिएटर, शुद्ध सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है नेड रेडिएटर। अगला है पिरहेलियोमीटर, पिरहेलियोमीटर प्रत्येक सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो पिरहेलियोमीटर। अगला है पाइरेनोमीटर, आवक सौर विकिरण को मापने विकिरण की कुल मात्रा मापने वाला यंत्र कौन है? तो पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर आवक सौर विकिरण की कुल मात्रा मापने वाला यंत्र है पाइरेनोमीटर। अगला है हेलियोग्राफ, सूर्य में चमकने की अवधि घंटों में मापने का यंत्र है हेलियोग्राफ। हेलियोग्राफ क्या काम करता है? तो सूर्य के चमकने की अवधि घंटों में कौन मापता है? तो हेलियोग्राफ। अगला है हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर।
अगला है साइक्रोमीटर। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापने का यंत्र है साइक्रोमीटर और वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला है असमान साइक्रोमीटर। फसल क्षेत्र में अपेक्षित आर्द्रता मापने का यंत्र कौन है? तो असमान साइक्रोमीटर। अगला है इवापोरीमीटर। वाष्पीकरण की दर मापने का यंत्र है इवापोरीमीटर। अगला है पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन की मात्रा मापने का यंत्र है पोटोमीटर। अगला है लाइसीमीटर या ईरोमीटर। वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा है? लाइसीमीटर या ईरोमीटर। अगला है पीजोमीटर। पानी की सतह में गहराई मापने हेतु कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? तो पीटोमीटर। अगला है पिक्नोमीटर। मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने हेतु पिक्नोमीटर काम में लिया जाता है। अगला है मैनोमीटर। जड़ दाब ज्ञात करने हेतु मैनोमीटर काम में लिया जाता है। अगला है प्लेनोमीटर। पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु प्लेनोमीटर यंत्र काम में लिया जाता है। अगला है पोरोमीटर। रंध्र व्यवहार ज्ञात करने हेतु पोरोमीटर काम में लिया जाता है। पोरोमीटर क्या काम करता है? रंध्र व्यवहार ज्ञात करने हेतु कौन सा यंत्र? तो पोरोमीटर। अगला है टेंशियोमीटर। मृदा नमी व मृदा जल तनाव ज्ञात करने हेतु टेंशियोमीटर यंत्र काम में लिया जाता है। मृदा नमी व मृदा जल तनाव ज्ञात करने हेतु कौन सा यंत्र? तो टेंशियोमीटर। अगला है कैम्बेल स्टोक्स। धूप की अवधि घंटों में ज्ञात करने हेतु कैम्बल स्टोक काम में लिया जाता है। धूप की अवधि घंटों में ज्ञात करने हेतु कैम्बल स्टोक नापने में काम में लिया जाता है। कौन सा? तो कैम्बल स्टोक्स। सूर्य के चमकने की अवधि घंटों में मापने का यंत्र है हेलियोग्राफ और कैम्बल स्टोक है धूप की अवधि घंटों में ज्ञात करने हेतु कौन सा यंत्र है? तो कैम्बल स्टोक। अगला है हाइड्रोमीटर। इसका कार्य है द्रव्य पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? तो हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर कार्य द्रव्य पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है? तो हाइड्रोमीटर। अगला है ऑक्सेनोमीटर। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है ऑक्सेनोमीटर। लास्ट है अंतिम है ड्रोसोमीटर। औसक मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो ड्रोसोमीटर। यह है आज का हमारे पॉइंट मौसम परीक्षण यंत्र एवं उनके प्रयोग। अगला हमारे कृषि मौसम विज्ञान लेसन का अब अंतिम बिंदु एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन अब हम हल करेंगे। अब हम शुरू करें हमारे लेसन कृषि मौसम विज्ञान के एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये किस स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति है? किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति क्या कहलाती है? तो मौसम, क्योंकि मौसम अल्पकालीन समय के लिए स्थान विशेष पर बदलती रहती है। अगली है, भारत की औसत वर्षा है तो है 1200 मिमी और एग्जैक्ट पूछे तो 1194 mm। राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा है तो वो है 564 mm। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है तो 300 ppm। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता कितनी होती है? तो 300 ppm। और मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 3000 ppm। वातावरण से 10 गुना अधिक किसकी होती है? मृदा की होती है। और राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 257 है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जेड ने उसमें 564 माना है। आलू से ट्यूबर या कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान है तो वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आलू के ट्यूबर या कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान कितना है? तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। वायु की गति नापने के यंत्र को कहते हैं तो वेगमापी। वायु गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वेगमापी। भारत की औसत वर्षा है तो है 1190 और एग्जैक्ट है 1194 mm।
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो 0.06%। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.06%। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो 3 से 10 दिनों के लिए। अगला है राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों में मुख्यालय कोटा, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर किन किन कृषि जलवायु खंडों के अंतर्गत आते हैं? तो कोटा विश्वविद्यालय आता है पंचम कृषि खंड के, और जैसलमेर आता है तृतीय ए के, उदयपुर आता है चतुर्थ ए के, और बीकानेर आता है प्रथम सी खंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर यंत्र निम्न में से किस नापने का लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर है नमी मापने का। तो हाइग्रोमीटर का क्या कार्य है? तो नमी मापने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई एवं जमाव के लिए उचित है? तो वो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की बुआई के समय एवं जमाव क्षेत्र के लिए कितनी तापमान होना चाहिए? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला है एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वायु की गति। क्या मापा जाता है? वायु की गति। बीकानेर क्षेत्र निम्न में से किस जोन में आता है? तो जोन फर्स्ट सी के अंदर क्या आता है? बीकानेर आता है। मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मौसम विज्ञान। मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान कहलाता है। भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक व इकोलॉजिकल जोन हैं? तो 15 एवं 131। 15 है योजना आयोग के अनुसार और 131 है ICAR के अनुसार। भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 131 व योजना आयोग के अनुसार है 15। अगला क्वेश्चन है कोटा तथा बूंदी जिलों का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है तो 400 mm से कम। एनीमोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पवन का वेग। और राजस्थान राज्य में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो 10। धान के क्षेत्रों में कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है? तो CH4 मीथेन गैस। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान में होती है 257 मिमी और 57.5 सेमी। 257 सेमी वर्षा राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं? तो 10। वायु की गति नापने का उपकरण को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। अभी तक 25 क्वेश्चनों में 4 बार एनीमोमीटर से क्वेश्चन आ चुका है। और राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। वायु की गति नापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो एनीमोमीटर। राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो वो है झालावाड़। और स्थान पूछे तो माउंट आबू। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो वो है 10। किस मौसम में फसलों का औसत उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम होती है? तो कम वर्षा व असमान वितरण। क्योंकि अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान में वर्षा का असमान वितरण व कम वर्षा फसलों का औसत उत्पादन में मुख्य कारण माना जाता है। राजस्थान में कुल कितने जलवायु खंड हैं? तो 10 खंड हैं। कम से कम 5 बार तो आगे आ चुका है और 2005, 4, 3,
जेठ 2006, जेठ 2008, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राजस्थान की सामान्यतः औसत वर्षा है तो वो है 575 mm। राजस्थान की सामान्यतः औसत वर्षा कितनी है तो 575 mm। और निम्न में से कौन सी फसल कम तापमान में से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है तो वो है सरसों। कौन सी फसल कम तापमान या पाला से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है तो वो कौन सी है, सरसों। शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा लगभग होती है तो 500 mm से कम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर होता है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर होता है तो वो होता है 104 फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन से आप क्या अभिप्राय है तो जलवायु साप्ताहिक मौसम में बदलाव, मासिक मौसम में बदलाव, दैनिक मौसम में बदलाव और लंबे समय 30 वर्ष के मौसम में बदलाव। तो लंबे समय के मौसम में बदलाव को हम क्या कहते हैं तो जलवायु कहते हैं। पाले की स्थिति में कितने प्रतिशत गंधक का घोल का छिड़काव करने फसलों को बचाना चाहिए तो 0.1%। कितना, 0.1%। निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है तो है CO2 76%। भारत में औसत वार्षिक वर्षा है 1194 mm। एनीमोमीटर के द्वारा वायु का वेग मापन किया जाता है। ये एनीमोमीटर से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 बार जेट में और 2 बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स। निम्न में से दीर्घ दिवस या दीर्घ प्रकाशसेपी या लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है तो वो है चकुंदर। किस शस्य जलवायु क्षेत्र में पौधे वृद्धि काल में उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्प उत्सर्जन के अलावा मुख्य कारक है तो वे मृदा में नमी या भंडारण क्षमता। मृदा में नमी और भंडारण क्षमता भी प्रभावित करती है। जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोन में विभक्त किया गया है, 10। राजस्थान का कृषि जलवायु खंड 4B क्या है तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। बांसवाड़ा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र 4th B के अंदर आता है। राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है तो वो है 10। कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कृषि मौसम वेधशाला का मानक है तो 180 फीट बराबर 120 फीट। कृषि मौसम वेधशाला का मानक है 180 फीट इंटू 120 फीट। हानिकारक सौर विकिरण जिनको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वो है पराबैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगला ये है साइक्रोमीटर, किसको नापने में काम आ जाता है तो वो है सापेक्ष आर्द्रता। भारत में वर्षा आदि द्वारा कुल जल संसाधनों की अनुमानित उपलब्धता है तो है 4000 BCM। भारत में वर्षा आदि द्वारा कुल जल संसाधनों की अनुमानित उपलब्धता कितनी है तो 4000 BCM। प्रत्येक फसल पैदावार एवं विकास हेतु न्यूनतम, इष्टतम तथा उच्चतम तापमान निर्धारित है जिसको महत्वपूर्ण तापमान, कोऑर्डिनेट तापमान कहते हैं। किस यंत्र के द्वारा हवा का वेग मापने का मापा जाता है तो वो है एनीमोमीटर। यंत्र से कम 7-8 बार इस पेज में हमारे इस आज की हमारी एग्ज़ाम रिव्यू क्वेश्चन की सीरीज में 8 से 9 बार ये एनीमोमीटर का क्वेश्चन आएगा। यंत्र से एक साइक्रोमीटर का और दूसरा एनीमोमीटर का
और तीसरा हाइड्रोमीटर का। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सौर विकिरण को प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो वो है वाट प्रति वर्ग मीटर। सौर विकिरण को प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है? वाट प्रति वर्ग मीटर। लक्ष्य इकाई का उपयोग नापने के लिए करते हैं, तो सौर विकिरण की तीव्रता। लक्ष्य इकाई का उपयोग क्या नापने में करते हैं? तो सौर विकिरण की तीव्रता। अगला है हाइड्रोमीटर मापन करता है, तो वो है विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व का मापक कौन सा है? हाइड्रोमीटर। जमाव बिंदु के ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा स्थिति को कहते हैं। जमाव बिंदु के ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा स्थिति को कहते हैं अति शीत स्थिति या चिलिंग इंजरी। क्या कहते हैं? कि अति शीत स्थिति या चिलिंग इंजरी। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाज़ा कौन सी दिशा के नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है? तो वो है दक्षिण। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाज़ा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है? तो वो है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा में खुलता है? तो उत्तर दिशा में। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाज़ा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है? तो उत्तर दिशा की ओर। निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है? वो है चावल। लघु दिवस शॉर्ट डे प्लांट कौन सा पौधा है? तो वो है चावल। निम्न में से कौन सी शरद ऋतु की फसल है? तो वो है चना। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन सेमी से मापा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को किससे मापते हैं? ग्राम प्रति घन सेमी। समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं तो आइसो हाइट। समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसो हाइट। कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम तापमान है, वो है 15 से 20 डिग्री। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है तो सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से। ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, वो है ड्रोसोमीटर। हाइड्रोमीटर मापन करता है विशिष्ट गुरुत्व। हाइड्रोमीटर क्या करता है? विशिष्ट गुरुत्व। और हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता। ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? वो है ड्रोसोमीटर। प्याज में बल्ब विकास हेतु उचित तापमान क्या होता है? वो है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई, तो वो है कोलकाता। भारत व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो 3rd B। दोस्तों, ये हमारा पहला लेसन सस्य विज्ञान में हमारा पहला लेसन कृषि मौसम विज्ञान, जो हमने कुल 11 पॉइंटों में कर लिया है, ये आज हमारा पूरा होता हुआ। और आशा करता हूँ ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।